सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। इस वीडियो को मैंने और तुम्हारे एडुकेशनल भैया यानी कि ज्योति भैया दोनों ने मिलकर बनाया है। और इस वीडियो में तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर्ड है और ये पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट वीडियो है। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हुए साथ ही साथ नोट्स भी बना लेते हो तो तुम्हारे इस सब्जेक्ट में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें। और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एडुकेशनल भैया ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर के तुम इंग्लिश और एसएसटी दोनों के नोट्स को परचेज कर सकते हो, जो कि होगा सिर्फ 149 रुपीज ईच का। और ये नोट्स एजुकेशनल भैया ऐप पर 3 दिसंबर से अवेलेबल होंगे। तो जाओ जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो और नोट्स को भी परचेस कर लो, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये नोट्स भी काफी डिटेल्ड है और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। और साथ ही साथ एजुकेशनल भैया के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे मन में आया होगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो बहुत ही इजी है। कंट्री के अंदर जो पावर होता है ना, वो अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड होता है। जैसे इंडिया का ही ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल में पंचायत वगैरह होता है। तो ये एक एग्जांपल है इंडिया में पावर शेयरिंग। तो उसी तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल पर पावर शेयर्ड होता है। तो इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के अंदर कैसे पावर शेयरिंग हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंट्री है बेल्जियम एंड दूसरा कंट्री है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो कि यूरोप में पाया जाता है। और बेल्जियम का जो पूरा एरिया है ना, वो हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। और बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो बस 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा का हाफ पॉपुलेशन होता है। वैसे बेल्जियम अपने बॉर्डर्स को नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ शेयर करता है। मतलब कि बेल्जियम के बगल में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज आते हैं। अब तुम लोग ध्यान से मैप में नजर डालो। ये जो बेल्जियम का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे फ्लेमिश रीजन बोलते हैं और यहाँ पे 59% डच रहते हैं। और ये जो बेल्जियम के नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम वलोनिया रीजन बोलते हैं और यहाँ पे 40% फ्रेंच पीपल रहते हैं। और ये जो तुम्हें बीच में छोटा सा जगह दिख रहा है ना, ये ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। एंड यहाँ पे कहानी पूरा उल्टा है। यहाँ पे 80% फ्रेंच पीपल रहते हैं एंड सिर्फ 20% डच पीपल रहते हैं। वैसे बेल्जियम में 1% जर्मन पीपल भी रहते हैं। हालांकि उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। अब देखो इस मैप को देखकर तुम्हें क्या समझ में आया कि सेंट्रल लेवल पे, मतलब पूरे कंट्री में डच की पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्रेंच की पॉपुलेशन कम है। लेकिन वहीं पर बेल्जियम के कैपिटल में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा है और डच की पॉपुलेशन कम है। अब ऑब्वियसली इसके कारण पावर शेयरिंग में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो इन कारणों से क्या होता है, 1950 और 1960 के बीच में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। और ये जो टेंशन थी ना, ये बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके दो मेन रीजंस है। पहला रीजन ये है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थी, इसलिए जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्हें हमेशा दब के रहना पड़ता था। और इस कारण से उन्हें काफी सारी बेनिफिट्स जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब भी बहुत लेट में मिलता है। और दूसरा रीजन ये था कि पूरे कंट्री में तो डच की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन वही कंट्री के कैपिटल ब्रुसेल में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा थी। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो वीडियो देखने के साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, ताकि वीडियो के बाद जब तुम एक बार नोट्स को अपने पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा, फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ते जा रहे थे और किस तरह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी सप्रेस हो रही थी। तो अब हम अगले टॉपिक में ये जानेंगे कि बेल्जियम के गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से एक्शंस लिए जिससे ये सारे टेंशन सॉल्व हो गए। और इस टॉपिक का नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेल्जियम में टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। और ये सारे बदलाव 1970 और 1993 के बीच में हुए। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि वो कौन कौन से चेंजेस थे। तो पहला जो चेंज था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स रहेंगे उसमें से 50% डच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे। तो दूसरा चेंज ये था कि कंट्री में जब भी कोई स्पेशल लॉज लाने होंगे तो वो दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स के इक्वल मेजोरिटी सपोर्ट के बाद ही बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहे। और चौथा जो चेंज था वो ये था कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसका अपना एक अलग गवर्नमेंट रहेगा, जिसमें कि दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वल रिप्रेजेंट करें। और पांचवा और आखिरी जो चेंज था वो ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट भी रहेगा, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा वो लोकल लेवल पे रहेगा, जो कि लोकल कम्युनिटीज के मुश्किलों को सुनेगा, परेशानियों को सुनेगा और उन्हें सॉल्व करेगा। और ये सारे चेंजेस होने के बाद बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुआ वो 3 लेवल्स पे हुआ। पहला सेंट्रल,
दूसरा स्टेट और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सब होने के बाद बेल्जियम का सिचुएशन बहुत ज्यादा सुधर गया और बेल्जियम एक एग्जाम्पल बन गया बाकी सारे कंट्रीज के लिए कि वो भी पावर शेयरिंग का यूज करके कैसे अपने कंट्री में शांति बनाए रख सकते हैं। और ये एक इतना अच्छा एग्जाम्पल था कि इसे देखते हुए सारे यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया जाए। अब देखो, तुम्हें बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग कैसे होता है ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंट्री की तरफ, जो कि है श्रीलंका। अब देखो, कुछ बच्चों वाली चीजें हैं जो तुम्हें पता ही होगा, जैसे कि जो श्रीलंका है वो आइलैंड नेशन है, मतलब वो समुद्र के बीच में लाई करता है। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है और उसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो है। ये सारे फैक्ट्स को याद रखना 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि श्रीलंका में किस किस टाइप के लोग रहते हैं। मतलब कि बेसिकली हम श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि श्रीलंका में 74% लोग सिन्हालाज लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि बुद्धिस्ट हैं। 18% लोग तमिल बोलते हैं, जो कि दोनों हिंदू और मुस्लिम है, एंड बचे हुए 7% तुम्हारे क्रिश्चियंस हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 18% तमिल लोग हैं ना, ये लोग भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नेटिव तमिल और इंडियन तमिल्स की बात कर रहा हूँ। नेटिव तमिल वो तमिल पीपल है जो कि वही श्रीलंका में बॉर्न हुए थे, मतलब वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन वहीं इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जो इंडिया से श्रीलंका सिर्फ टी प्लांटेशन के लिए लाए गए हैं। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि श्रीलंका के अंदर किस किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हमने बेल्जियम में क्या देखा था। हमने ये देखा था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से पावर शेयरिंग किया था, जिस वजह से उनके कंट्री में फ्रेंच और डच कम्युनिटी के लोग बहुत ही अच्छे से रहने लगे। तो बेल्जियम एक अच्छा एग्जाम्पल था पावर शेयरिंग का। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी बेवकूफी की पावर शेयरिंग ना कर। चलो हम लोग अच्छे से 3 पॉइंट में समझते हैं। 1956 में श्रीलंका में एक ऐसा लॉ पास किया गया जिसमें सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को इग्नोर कर दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट ने सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को यूनिवर्सिटी पोजीशंस देने लगे और गवर्नमेंट जॉब में भी ज्यादा फेवर करने लगे। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उससे ये पता चल रहा था कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और ज्यादा प्रमोट भी कर रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो सिन्हालास के लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रही थी, वहीं तमिल्स के लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को इग्नोर किया जा रहा था। ये सब देखते हुए तमिल लोगों को ऐसा लगा कि श्रीलंका के गवर्नमेंट उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीना जा रहा है। तमिल लोगों को ऐसा लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सब जानने के बाद तमिल लोग चुप तो रहते नहीं, तो उन लोगों ने श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने कुछ मांगे रखी। उन लोगों की क्या क्या मांगे थी, आइए हम एक एक करके जानते हैं। उनका पहला डिमांड ये था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इससे पहले सिर्फ सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और जो दूसरा डिमांड था वो था रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी यानी श्रीलंका का वो हिस्सा जिसमें तमिल्स लोग ज्यादा रहते थे, वो लोग ये चाहते थे उस हिस्से को एक अलग गवर्नमेंट दिया जाए जो कि सिर्फ तमिल लोगों के फेवर में वहाँ के लॉज को बनाए और तमिल लोगों के इंटरेस्ट को सुना जाए। तीसरा डिमांड था वो था उनका इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज और इक्वल एजुकेशन का। ये तीनों डिमांड रखने के बाद जब तमिल लोगों को ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट उनके किन्हीं भी डिमांड को नहीं सुन रही है, तो उन्होंने फाइनली एक अलग देश का ही डिमांड कर दिया। वो लोग ये चाहते थे कि श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्टर्न एरिया है उसमें उन्हें एक अलग देश मिल जाए जिसका नाम वो लोग तमिल इलम रखना चाहते थे। अभी तक तो सब कुछ पीसफुली चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट भी पीसफुली कर रहे थे। जब गवर्नमेंट ने किसी भी मांग को नहीं सुना तो ये प्रोटेस्ट देखते देखते बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया और फाइनली ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान खोई, बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, जिसके कारण वो लोग रिफ्यूजीज बन जाए। रिफ्यूजीज का मतलब वो लोग होता है जब किसी भी वॉर के कारण लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है और वो जब दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश में वो लोग रिफ्यूजीज कहलाते। तो बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया और बहुत से लोग अपना जीवन खो गए। तो यहाँ तक था श्रीलंका का स्टोरी। तो अभी तक हमने 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ा, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो हमने देखा कि कैसे इन दोनों कंट्रीज ने अपने अपने सिचुएशन को, जो कि ये था कि वहाँ के कम्युनिटीज के बीच में आपसी लड़ाई थी, उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। पहले तो जैसे कि हमने बेल्जियम के बारे में देखा, उन लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए ताकि बेल्जियम में पीस आए। वहीं श्रीलंका के गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही बुरी तरह हैंडल किया, जिसके कारण ये आगे चल के सिविल वॉर में बदल गया और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कंट्री में रह रहे सारे कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सुनना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और प्रॉपर पावर शेयरिंग करना चाहिए। तो इन 2 कंट्रीज के केसेस से हमें ये तो पता चल गया कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। पर अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें क्या लिखना है? तो इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मॉरल रीजन है।
प्रूडेंशियल रीजन ये बोलता है कि पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकता है। मॉरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पावर शेयरिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में कैसे पावर को शेयर किया जाता है। ऑब्वियसली हम लोग डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे डिक्टेटर होते हैं वहाँ पे तो सिर्फ एक ही राजा होता है, वहाँ पे कोई पावर शेयरिंग नहीं होती। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब अलग अलग कंट्रीज में कैसे पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में शेयर किया जाता है। लेजिस्लेचर जैसे कि तुम्हारा पार्लियामेंट हो गया जो कि लॉज बनाते हैं। दूसरे आते हैं एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ का तुम्हें पालन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल IAS एंड IPS ऑफिसर्स। एंड तीसरा होता है जुडिशियरी, जो लॉज एंड ऑर्डर सही से रेगुलेट हो रहा है या फिर नहीं उसे देखते हैं, जिसमें तुम्हारा जज और वकील सब आ जाता है। आई होप सो तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में होता है। हम लोग सेकंड देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को, जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसमें क्या ही बताना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी मोदी जी बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट का अलग होता है और लोकल गवर्नमेंट तो तुम्हें पता ही हो, जैसे कि गांव वगैरह में पंचायत वगैरह होता है, बाकी तुम्हारे सोसाइटी से कोई एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो सब लोकल गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तीसरा होता है जो पावर शेयरिंग होता है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड होता है और ये डिसाइड होता है उस कंट्री के रिलीजन और कम्युनिटी के बेसिस पे, जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल में देखा था कि कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया था। चौथा और आखिरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हमने कोलिशन गवर्नमेंट का नाम सुना ही होगा, जब दो पार्टीज आपस में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। तो ये तुम्हारा एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग का। इसी के अंदर तुम्हारा आता है पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि तुम्हारा NGO वगैरह हो गया। तुमने देखा ही होगा NGO वगैरह निकल जाते हैं, रोड पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल है वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग प्रेशर ग्रुप। तो अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप्स के पावर शेयरिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को। तो जो गवर्नमेंट के तीनों बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, वो तीनों सेम लेवल पे होते हैं, यानी उन्हें सेम लेवल का पावर मिला हुआ होता है अपने फील्ड में। यानी कि लेजिस्लेचर किसी भी टाइप के लॉ को बनाने की पावर रखता है, वहीं एग्जीक्यूटिव उस लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए उसके लिए उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होते हैं, वहीं जुडिशियरी के पास उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। तो ये जो पावर्स हैं ये सेम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और ये जो तीनों पावर्स हैं ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं और ये इंडिविजुअली काम करते हैं। इस टाइप का जो पावर शेयरिंग है ये इंश्योर करता है कि जो हाईएस्ट लेवल का पावर है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक आदमी के पास नहीं जाए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर उसे हम पावर शेयरिंग नहीं बोलेंगे, उसे हम फिर डिक्टेटरशिप बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पावर को बैलेंस में रखता है। अब हम जानते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में। देखो, गवर्नमेंट के अंदर ही लेवल्स बने हुए हैं। पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। तो इसे वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। इस टाइप के गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग नहीं होगा तो एक बड़ा ऑटोनोमस बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले सारे रीजन्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो सारे लोगों के इंटरेस्ट को सुना नहीं जाएगा। तो देखो, जैसे लोकल में पंचायती राज सिस्टम है तो उसमें हर एक व्यक्ति पंचायत में जाके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है। उससे ये इंश्योर होता है कि हर एक व्यक्ति के प्रॉब्लम को सुना जाए और उसे सॉल्व किया जाए। वहीं अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वो तो बहुत ही टॉप लेवल पे है, वो हर एक स्टेट, हर एक जिले में जाके ये पता नहीं कर सकता है कि वहाँ के लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सिविक्स का चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही अलग अलग टाइप के सोशल डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, चाहे फिर रिलीजन हो या फिर कास्ट के बेस पे हो। और ये डिविजन्स हमारी सोसाइटी के लिए बुरी बात नहीं है, पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ना है कि जेंडर, कास्ट और रिलीजन, इन टाइप की डिफरेंसेस का हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स पे और डेमोक्रेसी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, और वो इफेक्ट अच्छा होता है या बुरा होता है, और अगर बुरा होता है तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। तो चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और ये जो हायरार्की का सिस्टम है और जो लोगों के द्वारा माना जाता है कि मेल फीमेल से सुपीरियर होते हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी कंट्री के नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और बहुत से लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये जो डिफरेंस है ये चेंजेबल नहीं है और ये बायोलॉजिकल है।
पर हमारी सोसाइटी में जो भी मेल्स और फीमेल्स के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल भी बायोलॉजिकल नहीं है और ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और स्टीरियोटाइप है। और इन्हीं स्टीरियोटाइप्स के कारण मेल्स और फीमेल्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो अनइक्वल होता है। ऐसा स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि जितने भी घर के बाहर वाले काम होते हैं, जैसे कि लेबर का काम हो गया, ड्राइविंग का काम हो गया या फिर ऑफिसेज में वर्क करना हो गया, ये सारे काम सिर्फ मर्दों के द्वारा ही किए जा सकते हैं। और वहीं घर वाले काम, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें औरतों के द्वारा ही किया जाता है। और बचपन से ही हमें ये सिखा दिया गया है और हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जो बाहर वाले काम होते हैं वो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं और औरतों का काम सिर्फ घर का देखभाल करना ही होता है। पर ये जो स्टीरियोटाइप है ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। पर रूरल और विलेज एरियाज में ऐसा देखा जाता है कि औरतें भी लेबर वाले काम कर सकती हैं। रूरल एरियाज में औरतें एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती हैं, या फिर खाना बनाने के लिए लकड़ी कलेक्ट करना हुआ वो भी औरतें ही करती हैं, या फिर पानी ढोकर लाना हुआ, ये सारी काम भी औरतें ही करती हैं। और वहीं अर्बन एरियाज में यानी कि शहरों वाले रीजन में यहाँ भी औरतें लेबर वाले काम करती हैं, जैसे कि हाउस हेल्पर का काम हो गया या फिर ऑफिसेज में ही काम करना हो गया या और भी ऐसे कुछ काम जिनसे पैसे मिलते हो। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सोसाइटी के द्वारा बनाई गई स्टीरियोटाइप 100% एक्यूरेट नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, औरतें जब अपना बाहर का काम करके वापस लौटती हैं तो उन्हें अपने घर का और बच्चों का भी देखभाल करना होता है और औरतें एक्स्ट्रा काम करती हैं और उस काम को उतना वैल्यू भी नहीं किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर मर्द भी स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप जो किया गया है कि खाना सिर्फ औरतें ही बनाती है या टेलर का काम या फिर साफ सफाई का काम जो है ये औरतें ही करती है, पर ये काम तो मर्द भी कर रहे हैं। पर वो लोग अपने हाउस होल्ड में नहीं कर रहे हैं बल्कि वो लोग पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं, जैसे कि लड़के होटल्स में शेफ्स होते हैं या फिर क्लीनर्स का काम करते हैं या फिर टेलर्स भी होते हैं, वो भी ज्यादातर मेल्स ही होते हैं। तो मेल्स भी फीमेल्स वाले काम कर रहे हैं। पर क्या तुम यहाँ पर एक डिफरेंस नोटिस कर सकते हो कि सेम वर्क जो है वो फीमेल्स कर रही हैं पर वो सिर्फ अपने घर में कर रही हैं और उनका काम सिर्फ अपने हाउस होल्ड तक ही लिमिटेड है, और जो मर्द सेम काम कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं और उस काम को करके वो पैसे अर्न कर रहे हैं। इस कारण से मेल्स के द्वारा किए गए सेम काम को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है क्योंकि उनसे वो पैसा कमा पा रहे हैं, और इसी कारण से हमें पब्लिक प्राइवेट डिवीजन देखने को मिलता है। और इसी कारण से जो पब्लिक लाइफ है उसमें वुमेन्स का रोल बहुत ही कम देखने को मिलता है और उनमें वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम मिलता है। और यही सेम चीज हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। जब मेन और वुमेन का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल ही है, उसके बाद भी पॉलिटिक्स में हमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलता है। बहुत ही कम वुमेन्स हैं जो तुम्हें पॉलिटिक्स में दिखाई देंगी, और इसी तरह से तुम्हें पॉलिटिक्स में मेल्स का डोमिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स थे वो मेल्स को पहले मिल गए थे और वुमेन्स को बहुत ही बाद में जाकर के मिले। और इसी जेंडर रिलेटेड इशू को पॉलिटिक्स में बहुत बार उठाया गया है और दुनिया भर की वुमेन अलग अलग ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने राइट्स के लिए फाइट भी किया है और वुमेन्स ने अपनी मांगों को रखा है, चाहे वो वोटिंग राइट्स के लिए हो या फिर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज या फिर एजुकेशन और इक्वल करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए हो। और वुमेन्स ने पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी इक्वल राइट्स के लिए फाइट किया है। और औरतों के द्वारा जब इक्वल राइट्स और फ्रीडम का डिमांड किया जाता है तो इसी चीज को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। और जैसे जैसे ये फेमिनिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ा और औरतों ने अपने राइट्स को लेकर सवाल उठाना चालू किया तो हमारे समाज में बदलाव आना शुरू हुआ, और आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोफेशंस में औरतें भी काम कर रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, और भी कोई प्रोफेशनल काम हो या फिर लेबर रिलेटेड ही काम हो, तुम्हें वुमेन्स का रोल हर जगह देखने को मिल जाएगा। और आज के टाइम पे बहुत सारे यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जैसे कि यूरोप, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सारी कंट्रीज में वुमेन्स का पब्लिक लाइफ में बहुत ही ज्यादा हाई पार्टिसिपेशन है। पर अगर हम बात करें अपने कंट्री इंडिया की, तो हमारी कंट्री में आज भी वुमेन्स काफी पीछे हैं, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है और इसलिए हमारी सोसाइटी को पैट्रियार्कियल सोसाइटी भी बोला जाता है। और हमारी कंट्री में आज भी औरतों को बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो। तो अब हम अगले टॉपिक में ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो हमारी कंट्री में औरतों को डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि हमारे कंट्री में मेंस और वुमेन्स के लिटरेसी रेट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जहां हमारे कंट्री में मेल्स का लिटरेसी रेट 76% है, वही वुमेन्स का लिटरेसी रेट सिर्फ 54% है, जो कि बहुत ही कम है। और लोअर लिटरेसी रेट होने के कारण औरतों को कम कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। और ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट वुमेन्स को एम्पावर करने में एक बहुत ही बड़ा फेलियर का सामना कर रही है। और इसी कारण से जितने भी हाई पेइंग और हाई वैल्यूड जॉब्स हैं उनमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग मेंस और वुमेन्स को इक्वल पैसा मिलना चाहिए इक्वल काम करने के लिए, पर ऐसा हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है।
मेंस और वुमेन्स का जो पे गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। भले ही दोनों सेम काम कर रहे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, मेंस और वुमेन्स को इक्वल पे नहीं किया जाता है। और हमारी कंट्री के कुछ रीजन्स इतने ज़्यादा पिछड़े हैं कि वहाँ बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है गर्ल चाइल्ड के ऊपर। और बहुत सारे रीजन्स में से गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। और आए दिन हमें न्यूज़ में वुमेन्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के केसेस देखने को मिलते रहते हैं। और ये हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, क्योंकि हमारे देश में वुमेन खुद को सेफ महसूस नहीं करती हैं। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो वुमेन को अपने डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। और इसी कारण से फेमिनिस्ट का ये मानना है कि औरतों के इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब किसी वुमेन को एक पावरफुल पोजीशन में रखा जाएगा। और वुमेन्स को ये पावरफुल पोजीशन कैसे मिलेगा? वो है पॉलिटिकल पावर गेन करके। यानी कि अगर ज़्यादा वुमेन लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में होंगी तो वुमेन्स को ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा और वुमेन्स अपनी मांगों को भी सामने रख पाएंगी, और तभी मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जा पाएगा। पर पिछले कुछ सालों में लेजिस्लेचर में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है। जैसे कि 2019 में लोकसभा में सिर्फ 14.36% ही वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था, और राज्यसभा में यह रिप्रेजेंटेशन तो और भी कम था, जो कि था सिर्फ 5%। और तुम इस ग्राफ को देख सकते हो जो कि डेटा को शो करता है कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन का पॉलिटिक्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है। और इस डेटा के अनुसार वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। और हमारी कंट्री में सिर्फ 11% वुमेन ही नेशनल पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि पार्लियामेंट में वुमेन्स के सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए। और ऐसा ही होता है हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, यानी कि पंचायत में और म्यूनिसिपल बॉडीज में 1/3 ऑफ सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। इसलिए लोकल लेवल पे अर्बन और रूरल एरियाज दोनों मिला करके 10 लाख से भी ज़्यादा वुमेन्स पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसी वुमेन्स के लिए सीट की रिजर्वेशन की डिमांड को रखते हुए बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट ने एक पिटीशन डाला था पार्लियामेंट में 1/3 ऑफ सीट्स को रिजर्व करने के लिए। पर यह बिल बहुत सालों से पास नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती थी कि वुमेन को सीट रिजर्वेशन मिले। और फाइनली 2023 में नारी शक्ति वंदन अभियान पास हुआ, जिसे वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 भी बोलते हैं, जो कि वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली में। और इस पूरे टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है तो इससे फ़ायदा ही होता है, ना कि कोई नुकसान होता है। और पॉलिटिक्स के कारण ही वुमेन्स अपने राइट्स के लिए फाइट कर पाई और ये 33% रिजर्वेशन वाला बिल पास हो पाया। और इसी तरह से फ्यूचर में वुमेन्स को और भी ज़्यादा राइट्स मिलेंगे और वुमेन्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को। अब देखो, जहां पार्टी की बात आती है मजा बहुत आता है। अब चाहे वो रेप पार्टी हो चाहे दारू पार्टी हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्चुअली में कोई काम नहीं करते हैं। तो हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचाए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होते हैं। इन शॉर्ट तुम कह सकते हो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यूज होते हैं ना, वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग होते हैं, और इन्हीं पर्टिकुलर व्यूज को लेकर जो पार्टीज होती है ना, वो आपस में लड़ती है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज का जरिया होता है जिससे वो लोगों से भीख मांगकर वोट मांग पाते हैं। एंड हम सभी लोगों को जिस पॉलिटिकल पार्टी का व्यू सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हम उन्हीं को वोट देते हैं, और फिर अल्टीमेटली जाकर वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, जैसे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस में राहुल गांधी है, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है, और भी अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लीडर होते हैं। पहला कंपोनेंट तो लीडर हो गया। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है जो मेंबर
मेंबर्स होते हैं ना, जो चुटपुटिये लोग होते हैं जो इन लीडर्स के पीछे काम करते हैं, जिनको हम द एक्टिव मेंबर्स भी कहते हैं। और फिर एक्टिव मेंबर्स के नीचे आते हैं अंधभक्त लोग, इन शॉर्ट जिनको हम फॉलोअर्स भी बोलते हैं, जो इन पार्टीज को वोट देते हैं। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है द लीडर, दूसरा होता है द एक्टिव मेंबर्स एंड तीसरा होता है द फॉलोअर्स। अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। मैं तुम्हें यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा, तुम लोग किन्हीं 5 पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। मैं तो कहता हूँ तुम सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें हेल्प ही मिलेगा। सबसे पहला काम होता है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं। सच बोलो तो इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करते हैं, बट ठीक है और भी पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है वो है हमारे सामने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रखती है ताकि वो हमें लालच दिला सके। लेकिन हम सबको पता है कि इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में हम तक कितना पहुंचता है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज हमें लॉज बनाने का काम करती है। चौथा, पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद गवर्नमेंट चलाती है। पांचवा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाती है, थोड़ा सा के लिए पीछे रह जाती है, तो वो अपोजिशन का काम करती है। और अपोजिशन पार्टी का यही काम रहता है कि वो रूलिंग पार्टी को देखती है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, और इस बेसिस पे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अगला इलेक्शन लड़ती है। 6th पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी हम लोगों की सोच को भी बदल देती है, और ऐसा वो हमें मैनिपुलेट करके करती है, हमें पता भी नहीं चलता है और हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। और आखिरी काम जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है वो ये है कि जीतने के बाद वो कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और स्कीम्स भी लॉन्च करती है। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के भूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि पूरे देश दुनिया में कितने टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं। देखो सीधा बताओ तो 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम। जिस भी कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम चलता है उस कंट्री में एक ही पार्टी रूल करती है। जैसे कि तुम चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती भी है और जीतती भी है। यहाँ डेमोक्रेसी जैसा घंटा कुछ नहीं होता। देखो 1 पार्टी सिस्टम का एक ही फायदा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जब चाहे कुछ भी कर सकती है, तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। यहाँ पे रूलिंग पार्टी को ये टेंशन नहीं होता कि वो ओपोजिशन को क्या जवाब देगी। यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो जब चाहे जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। देखो पॉजिटिव तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि एक ही पार्टी होती है तो ये काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप जैसा होता है, और ऑब्वियसली इसे हम अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है। देखो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 ही पार्टी होगी, और यही 2 पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और इनमें से कोई एक ही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल हो गया यूएसए, यूके वगैरह। देखो इसका बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है, क्योंकि हर बार देखो इन दोनों पार्टी में से कोई एक ही पार्टी का जीतना है। हो सकता है एक बार पहली पार्टी जीते, फिर दूसरी बार दूसरी पार्टी, फिर तीसरी बार पहली पार्टी। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है ना वो आपस में ही चेंज होते रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं होता कि अचानक से कोई तीसरी पार्टी आएगी और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। देखो इस टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम में कॉन्स बस यही है, सिर्फ 2 ही पार्टीज है, तो ये लोग माइनॉरिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लोग ज्यादा मेजोरिटी कम्युनिटी पे ध्यान देंगे ताकि ये लोग इलेक्शन जीत सके। तीसरा टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम आता है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है और सब आपस में कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते रहते हैं। इन सारे मल्टीपल पार्टीज में कोई एक ही पार्टी जीतता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है। देखो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करता है, और कौन सी ये है कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। मतलब हो सकता है एक बार अगर पार्टी हार जाए तो वो कभी भी लाइफ में दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म ना करे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया होता है। तो यहाँ तक तुम्हें ज्योति भैया ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और अलग अलग टाइप्स के पार्टी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें ज्योति भैया ने दी। अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है नेशनल पार्टीज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेशनल पार्टीज हम किन्हें बोलते हैं। तो वैसे तो हमारी कंट्री में हजारों पार्टीज हैं, लेकिन कुछ पार्टीज जो रीजनल लेवल से निकल के पूरे नेशनल लेवल पे स्प्रेड हो जाती हैं, जिनके ऑफिसेज कंट्री के हर कोने में होते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस और हाईलाइटेड पार्टीज होती हैं, उन्हें हम नेशनल पार्टीज बोलते हैं। देखो ये तो मैंने मोटे मोटे तरीके से बता दिया कि जो फेमस पार्टीज होती हैं वो नेशनल पार्टीज होती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना कुछ क्राइटेरिया रखा है ये डिफाइन करने के लिए कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है। तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कहलाने के लिए बेसिकली 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो यह है कि उस पार्टी को टोटल वोट्स में से एटलीस्ट 6% ऑफ वोट मिले हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन में हो या फिर असेंबली इलेक्शन में। और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि उस पार्टी ने लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीटें जीती हो, मतलब कम से कम 4 सीटें लोकसभा में उन्होंने जीती हो।
तो अगर हमारे कंट्री की कोई भी पार्टी ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो फिर उस पार्टी को हम एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब कि उस पार्टी को हम एक नेशनल पार्टी मान सकते हैं। देखो आज के टाइम पे यानी कि 2024 में हमारी कंट्री में आज टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं। वो 6 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं, चलो हम एक एक करके जानते हैं और उन पार्टीज के बारे में भी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली नेशनल पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को फेमसली कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारी कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुआ था। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये कई सालों तक, कई दशकों तक, चाहे वो आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो, सालों तक इस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। ये पार्टी बहुत ही डोमिनेंट रही है हमेशा से। और कांग्रेस पार्टी जो है ये देश की आजादी से लेके 1977 तक कंटिन्यूअसली पावर में रही थी। मतलब इस पर्टिकुलर पार्टी ने 1947 से लेके 1977 तक लगातार हमारी कंट्री पे रूल, और फिर उसके बाद 1980 से लेके 1989 तक फिर कांग्रेस पार्टी रूल में आई। 1989 के बाद कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस हमारे पूरे कंट्री में फेमस थी। और कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है जिसे लेकर वो हमेशा इलेक्शन लड़ती है वो है सेकुलरिज्म, और साथ ही साथ कांग्रेस हमारी सोसाइटी के माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन को भी ज्यादा सपोर्ट करती है। फिर 2004 में कांग्रेस एक अलायंस का पार्ट बनती है जिसका नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, या फिर जिसे यूपीए के नाम से भी जाना जाता है। और इस अलायंस में कांग्रेस 2019 तक रही। और जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे तो उनका जो एम था वो था इंडिया को एक मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए रखना। और इस साल के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। भले ही कांग्रेस जीती ना हो, फिर भी अच्छे खासे सीट्स कांग्रेस को मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बस इतने ही पॉइंट्स थे। चलो अब अगली नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अगली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एनपीपी भी बोल सकते हैं। तो एनपीपी का फॉर्मेशन जुलाई 2013 में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा। और जो एनपीपी है वो हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से होने वाली पहली पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। और ये पार्टी हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है, और इसका ये मानना है कि हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग डेवलपमेंटल नीड्स हैं। और एनपीपी का जो कोर फिलोसफी है वो है एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों का एम्पावरमेंट। करंटली एनपीपी का मेघालय में गवर्नमेंट है और इसका प्रेजेंस और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्टी की तरफ। तो जो अगला नेशनल पार्टी है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशी राम। और जैसा कि पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, तो ये पार्टी जो है वो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर बैकवर्ड क्लास, दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज और बाकी सारे रिलीजियस माइनॉरिटी पे ये पार्टी फोकस करती है। और इस पार्टी का जो मेन हब है, या फिर बात करें जहां पे ये पार्टी सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, वो है उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ ये कुछ और स्टेट्स में भी फैली हुई है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने 3.63% ऑफ वोट गेन किया था, और साथ ही साथ 10 सीट्स भी सिक्योर किए थे। तो ये थी बहुजन समाज पार्टी की बातें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टी की तरफ। और जो हमारा अगला पार्टी है वो है अभी का सबसे स्ट्रांग पार्टी, और जो आज का जो रूलिंग पार्टी है जिसमें हमारे मोदी जी है, वो है हमारा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में हुआ था, जब भारतीय जनसंघ नाम के पार्टी को वापस से रिवाइव किया गया था। और ये जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। बीजेपी का जो मेन एम है वो मॉडर्न इंडिया को एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज, यानी कि हमारे पूर्वज और एंशिएंट टाइम्स में जो वैल्यूज हुआ करते थे हमारे, उससे इंस्पायर होके हमारे कंट्री को डेवलप करना है। ये जो बीजेपी है ये कल्चर, नेशनलिज्म को या फिर हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट करती है। और बीजेपी का ये भी एम है कि जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीटली इंडिया के साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी पावर में है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी ले रही है, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था। और बीजेपी ये भी चाहती है कि हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जिसके कारण हमारे कंट्री के हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस पार्टी का वैल्यू है। और 2019 के इलेक्शन में जो बीजेपी थी ये सबसे बड़ी पार्टी थी, और इसने टोटल 303 सीट्स प्राप्त की थी। और बीजेपी भी अभी एक अलायंस का लीडर है, जिस अलायंस का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या फिर जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं। अब जो अगला पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारे केजरीवाल भैया की पार्टी, जो कि है आम आदमी पार्टी। और इसका फॉर्मेशन 26 नवंबर 2012 में हुआ था। और इस पार्टी के फॉर्मेशन से पहले 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, और उसी से इंस्पायर होकर इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। और इस पार्टी के जो कोर वैल्यूज हैं वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये पार्टी हर प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिस्टम में कहीं कोई घूसखोरी नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस। तो ये सारी चीजें इस पार्टी की वैल्यूज हैं। और ये पार्टी काफी सक्सेसफुल, क्योंकि इस पार्टी के फॉर्मेशन के लगभग 1 साल बाद ही
ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी और साथ ही साथ 2022 में ये गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। और जो अगला और आखिरी नेशनल पार्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, या फिर जिसे हम CPIM के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था और ये कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडिया से इंस्पायर्ड थी। और ये जो पार्टी है ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है और कम्युनलिज्म और इंपीरियलिज्म को अपोज करती है। और ये जो CPIM पार्टी है यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका ये मानना है कि हमारी कंट्रीज के इलेक्शन और हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे कंट्री के इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और इस पार्टी को मेजर सपोर्ट वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा जैसी जगहों से मिलता है और इसे सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर लोग पुअर पीपल, वर्कर्स, फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, यानी कि गरीब लोग इस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये जो CPIM पार्टी है ये वेस्ट बंगाल में पिछले 34 ईयर से रूल कर रही है, मतलब पिछले 34 ईयर से इस पार्टी को वेस्ट बंगाल में कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इस पार्टी को 1.75% वोट्स मिले थे और इसने लोकसभा में 3 सीट सिक्योर की। तो मैंने अभी तुम्हें सारी नेशनल पार्टीज के बारे में बता दिया, उन पार्टीज का फॉर्मेशन कब कैसे हुआ था, उन पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। तो चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है रीजनल पार्टीज या फिर जिन्हें स्टेट पार्टीज भी बोलते हैं। और ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं जरूरी नहीं है कि इनका जो आइडियोलॉजी हो वो सिर्फ एक रीजन को या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही सीमित हो। ये पार्टीज पूरी कंट्री में अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहती हैं, लेकिन इनमें से कुछ पार्टी सिर्फ कुछ स्टेट्स तक ही सीमित रह जाती है। ये बस कुछ स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलर होती है और पूरे कंट्री में ज्यादा फेमस नहीं हो पाती है। इस कारण से ये पार्टीज एक रीजनल या फिर स्टेट पार्टी बनकर ही रह जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल या फिर RJD जो कि हमारे लालू यादव की पार्टी है, ये भी एक रीजनल या फिर स्टेट पार्टी ही है। और एक रीजनल या फिर स्टेट पार्टी कहलाने का भी क्या क्राइटेरिया है उस चीज को भी इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन किया हुआ है। और स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है, उस पार्टी ने एटलीस्ट 6% ऑफ वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्राप्त किए हो या फिर मिनिमम 2 सीटें जीती हो। अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया कोई पार्टी फुलफिल कर लेती है तो वो एक स्टेट या फिर रीजनल पार्टी कहलाएगी। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार कोई नेशनल पार्टी इनफ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं गेन कर पाती है या फिर इनफ सीट्स नहीं जीत पाती है तो वो रीजनल पार्टी के साथ कोलिशन फॉर्म करती है। और फिर 1996 में ऐसा रूल आया जिसके बाद फिर कोई भी रीजनल पार्टी किसी नेशनल पार्टी या फिर किसी बड़े पार्टी के साथ जुड़कर कोलिशन फॉर्म कर सकती है या फिर बहुत सारी रीजनल पार्टीज आपस में मिलकर भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और इस चीज के बाद से हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है और जो डेमोक्रेसी है ये और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। देखो बहुत सी ऐसी पार्टीज होती है जिनके अंदर का डिसीजन मेकिंग बस कुछ टॉप लीडर्स के हाथों में रहता है। जो पार्टी के अंदर के टॉप लीडर्स होते हैं सिर्फ वही मेजर डिसीजंस ले सकते हैं और जो पार्टी के ऑर्डिनरी छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं उनके पास पार्टी से रिलेटेड इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और पार्टीज के क्या वैल्यूज है उनके बारे में भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। और जब कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा पावर होता है तो बहुत सारे मेंबर स्ट्रगल करते हैं पार्टी के अंदर रहने में। और ऐसे सिचुएशन में पार्टी की आइडियोलॉजी से ज्यादा तुम्हें पार्टी के लीडर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है डायनेस्टिक सक्सेशन इन पार्टीज। डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि अगर कोई आज पार्टी का लीडर है तो जो अगला लीडर होगा वो उस लीडर का कोई बेटा या बेटी हो सकता है या फिर उसी का कोई रिलेटिव हो सकता है। तो बेसिकली जो पार्टी का लीडरशिप है वो किसी एक फैमिली के अंदर ही रह जाता है कि बाहर का आदमी उस पार्टी को लीड नहीं कर पाता। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बुरा चीज है, ऐसी चीजें डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी ऐसी चीजें होती है और सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी पार्टीज हैं जहां पे डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है। अगला पॉइंट है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर विद इन द पार्टी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन एम होता है वो इलेक्शन जीतना होता है तो बहुत बार ये पॉलिटिकल पार्टी शॉर्टकट मेथड का यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए। और इसलिए पार्टीज अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा करती है वोट के लिए जो कि ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाए या फिर पार्टी में ज्यादा पैसे लाए। और इस चक्कर में बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है। और बहुत बार जो अमीर लोग होते हैं या फिर अमीर कंपनीज होती हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देती हैं, इन्हें फंड करती है और इन पार्टीज के अंदर हो रहे डिसीजंस को भी इफेक्ट करती है। मतलब बेसिकली अगर वो पार्टी को पैसा दे रही है तो ऑफकोर्स वो पार्टी के अंदर किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और चौथा पॉइंट है पार्टीज डोंट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी कि बहुत बार किसी पार्टी के पास कोई मीनिंगफुल चीज नहीं होता है वोटर्स को ऑफर करने के लिए। वही सेम घिसा पिटा मुद्दा होता है पार्टीज के पास और उनका कोई अच्छा आइडियोलॉजी नहीं होता है जिसे वो सपोर्ट करती है। तो ये थे 4 चैलेंजेस जो अक्सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है रीसेंट एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब हाल फिलहाल में ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे कुछ लॉज बनाए गए हैं जिससे ये जो पार्टी के प्रॉब्लम्स थे इन्हें सॉल्व किया जाए। तो ऐसे क्या क्या नए लॉज और रूल्स वगैरह आए हैं ये हम देख लेते हैं।
तो पहला चीज ये हुआ था कि हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके बाद से एमपी और एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर एक एमपी या एमएलए ऑलरेडी पावर में है तो पहले क्या होता था कि वो एमपी भी रहेगा और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में भी चला जाएगा, तो उसके पास पावर भी है और उसने पार्टी भी चेंज कर ली। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लॉ पास किया जिससे कि पैसों का और क्रिमिनल्स का इफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कम पड़े। और तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा लॉ पास किया जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऐसा मैंडेटरी बनाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितने पैसे हैं वो उन्हें शो करना पड़ेगा और उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पार्टी के पास अगर कहीं से इलीगल पैसे आ रहे होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन को पता चल जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है उसमें हमें कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। तो पहला सजेशन ये है कि कोई एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो रहे डिसीजंस को मॉनिटर किया जा सके, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई गलत या सही डिसीजन हो रहा है उसे देखा जाए। दूसरा सजेशन ये रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम 1/3 ऑफ सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करना चाहिए और साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं उनके लिए भी कोटा होना चाहिए। और तीसरा सजेशन ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट फंडेड होनी चाहिए, यानी कि सरकार को पैसे देने चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को। इससे क्या होगा कि जो छोटी मोटी पार्टी है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वैसी पार्टीज भी आगे आ पाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट मनी सप्लाई के द्वारा ही हेल्प किया जाए फाइनेंशियली पॉलिटिकल पार्टीज को, या तो फ्री या फिर सस्ते दामों में पेट्रोल प्रोवाइड किया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि वो रैलीज कंडक्ट करवा पाए, या फिर टेलीफोन या पेपर्स भी फ्री कर देने चाहिए इलेक्शन के समय पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये थे कुछ सजेशंस। अगर इन चीज़ों को अप्लाई किया जाए तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिनेरियो है वो थोड़ा इंप्रूव होगा, जिससे कि हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। अभी जो सजेशंस हमने दिए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव करने का जो तरीका हमें बताया, इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। हमारे बुक में बेसिकली 2 आइडियाज दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कॉमन लोगों की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव जाना चाहिए अपने पार्टी के अंदर के सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो मनी एंड मसल पावर के यूज ना करने का हो या फिर पार्टी के अंदर की लीडरशिप बदलने का जो प्रेशर है वो लोगों की तरफ से होना चाहिए। अब वो चाहे पिटिशंस के थ्रू हो या मीडिया के थ्रू हो या फिर प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू किया जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर पार्टीज को ऐसा डर बना रहेगा कि वो पब्लिक का सपोर्ट लूज कर सकती हैं तो वो अच्छी चीजें अपने पार्टी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगी, जिससे उस पार्टी का इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरा तरीका जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफॉर्म लाया जा सकता है वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंप्रूवमेंट तभी होगा जब पैशनेट, जो पॉलिटिक्स को लेकर पैशनेट है, उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडिया को लेकर पैशनेट है, अगर वैसे लोग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वैसे लोगों को अलाउ किया जाता है पार्टीज ज्वाइन करने के लिए, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का काफी इंप्रूवमेंट होगा और उससे ओवरऑल डेमोक्रेसी के और कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर को। ये तुम्हारे सिविक्स का लास्ट चैप्टर है एंड आई होप से तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। I mean, अब तुम लोग क्लास 10 पास होके 11th में जाने वाले हो तो इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ। यही ना कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और ये बस बोलने के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीजन है जो आगे हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो जल्दी से हम डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुम इजिली कोई भी 5 पॉइंट को याद कर सकते हो। सबसे पहला, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन होते हैं ना, सबके पास इक्वल राइट्स होता है और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी को छोटा या किसी को बड़ा ट्रीट नहीं किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स वगैरह वगैरह। दूसरा, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजंस को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के लिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठ के जिसको जो मन किया वो रूल बना दिया। पार्लियामेंट में प्रॉपरली रूल को पास करवाना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो इम्प्लीमेंट होता है। इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लिया जाता है। थर्ड, डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल का डिग्निटी होता है, मतलब हर इंडिविजुअल का एक रिस्पेक्ट होता है, एक ओहदा होता है। फोर्थ, डेमोक्रेसी में लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें बिना लड़ाई झगड़ों के सॉल्व किया जाता है, चाहे वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो। फिफ्थ, डेमोक्रेसी में हमें हमारी गलतियां को सुधारने का मौका भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर तुमने छोटी मोटी गलती कर दी है तो सीधा तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। हाँ, तुम्हें फाइन किया जाएगा, थोड़ी बहुत सजा भी दी जाएगी जितना तुम डिजर्व करते हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें मौका भी दिया जाएगा। तो यही कुछ
पॉजिटिव फीचर्स है डेमोक्रेसी के। देखो आज के टाइम में हमारा जो अर्थ है ना, उसमें 100 से ज्यादा कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। यानी कि 100 से ज्यादा ऐसे कंट्रीज है जो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बुलाते हैं, और इन सारे कंट्रीज में खुद के पार्टीज होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, और इन सारे कंट्रीज के खुद के फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं। और ये जो सारे कंट्रीज है ना, जो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बुलाते हैं, ये सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स देते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने का ये 4 क्राइटेरिया होता है: खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना, मल्टीपल पार्टीज होना, इलेक्शन लड़ना और सिटीजन्स को राइट देना। देखो अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, तो ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री एक ही टाइप के दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो पॉलिसीज होती है, जो रूल्स होती है ना, वो उस कंट्री के हिसाब से होती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आप क्या कहना चाहते हैं, कंट्री के हिसाब से होती है, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो देखो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या नियम कानून है, ये उस कंट्री के सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर पे डिपेंड करता है। अब इतना तो तुम सबको पता होगा कि हर कंट्रीज के कल्चर अलग अलग होते हैं, इकोनॉमिक अलग अलग होता है। कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वही कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, और सभी कंट्री के सोशल सिचुएशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन्हीं बेसिस पे उस कंट्री के लॉज वगैरह बनाए जाते हैं और लोगों को राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 फीचर्स होते हैं, और वो 3 फीचर्स क्या क्या है? तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट होती है। और इन तीनों टर्म्स के क्या क्या मतलब है, वो अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला फीचर है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल होती है, इसका ये मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा लोगों को जवाब देना पड़ता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कोई भी डिसीजन गलत या सही लेती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जवाब दे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही चुना गया होता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव होती है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही कम काम करती है, उसका जो भी डिसीजन होता है वो कम इफेक्टिव होता है। पर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसे लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे असेंबली और पार्लियामेंट में डिसीजन के पास होने का मेजोरिटी सपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अक्सर क्विक और एफिशिएंट होती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेगोशिएशन और डिलिब्रेशन के आइडिया पे बेस्ड होती है, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हर किसी का राय लेना पड़ता है, लोगों से नेगोशिएट करना पड़ता है, तब जाके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी रूल पास होता है। तो इन सारे प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और इसलिए कोई भी डिसीजन डिले होता है। भले ही ये सारे डिसीजन लेट हो रहे हो या फिर लेस इफेक्टिव हो, पर ये सारे डिसीजन लोगों की मर्जी से लिए गए होते हैं। कोई भी डिसीजन सिटीजन के खिलाफ नहीं होता है। और अगर कंट्री का कोई भी सिटीजन ये जानना चाहता है कि जो डिसीजन लिया गया वो सही तरीके से लिया गया है या उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो इजीली जान सकता है। तो इस चीज से ये पता चलता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट भी होती है, यानी कि कोई भी डिसीजन बंद कमरे के पीछे नहीं लिया जाता है, जो भी होता है वो गवर्नमेंट और सिटीजन के आमने सामने होता है। और यही सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि एक अच्छी गवर्नमेंट बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। चलो तुम ही लोगों से पूछता हूँ, एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है और दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हें क्या लगता है किस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा? तुम में से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप वाली कंट्री से ज्यादा होगा, लेकिन देखो ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। देखो 50 साल का सर्वे किया गया 1950 से लेके 2000 तक का, और इसमें ये पता चला कि जो कंट्री में डिक्टेटरशिप है ना, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है डेमोक्रेटिक कंट्री के मुकाबले। तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे वाह, तो सभी कंट्री में डिक्टेटरशिप ही होना चाहिए। तो देखो ऐसा भी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, बहुत ज्यादा भी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर नहीं बताया जा सकता है। भले डिक्टेटरशिप वाले कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंट्री डेवलप्ड है, क्योंकि कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो उसके पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज और इकोनॉमिक प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, पूरे ग्लोबल में उसका इज्जत कितना है, दूसरे कंट्रीज उस कंट्री को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, यानी कि उस कंट्री को किस किस इकोनॉमिकल चीजों की जरूरत है। इन सारी चीजों को देखने के बाद उस कंट्री के डेवलपमेंट को पता किया जाता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं है। सिर्फ पैसों से किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं बोला जा सकता है। और अभी तक ओवरऑल हमें यही पता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो चलो ये तो थी डेवलपमेंट की बात, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को किस किस फैक्टर के मदद से जान पाते हैं, यानी कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है और किस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। तो इसके कुछ 5-6 फैक्टर्स होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कंट्री का
एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उस कंट्री में किस किस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तीसरा हम उस कंट्री के लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स, मॉल्स, ब्रिजेस वगैरह वगैरह। चौथा हम उस कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं। मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले ही बताया था ना कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री होती है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होते हैं। इसका एक ये भी रीजन होता है कि उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि एक ही राजा होता है जो अपनी पूरी जिंदगी रूल करता है और इसलिए वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। मतलब वो जब चाहे तुरंत डिसीजन ले सकता है, उसको पार्लियामेंट वगैरह का झंझट नहीं करना है। उसको लगेगा ये सही है तो सही है, वो तुरंत डिसीजन ले लेगा। और पांचवा हम उस कंट्री के बैरियर ऑफ ट्रेड को देखते हैं, यानी कि उस कंट्री में कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यही कुछ 5-6 पॉइंट्स है जिससे हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं देता इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से बहुत ज्यादा पीछे होती है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना कम डिफरेंस है तो हमें डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करना चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि एक डिक्टेटरशिप को। तो डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज है, वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ गेन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के हर एक सिटीजन के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होगा या हर एक व्यक्ति के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा होगा। एक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूर प्रॉमिस करता है कि हर एक सिटीजन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, पर ये ज्यादातर डेमोक्रेसी में देखा गया है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। मतलब कि अमीर और गरीब में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो रिच लोग होते हैं वो और भी ज्यादा रिच होते जाते हैं, वो बिल्कुल अल्ट्रा रिच होते जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं या और भी ज्यादा गरीब होते जाते हैं। जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं वो अपने लाइफ में सारे लग्जरी को एंजॉय करते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज होती है। बहुत बार जो पुअर लोग होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन या फिर हेल्थ। इस चीज से हम ये बोल सकते हैं जो डेमोक्रेसीज होती है वो इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने में काफी पुअर होती है, और ज्यादातर गरीब लोग ही इन पार्टीज के वोटर्स होते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो अपने वोटर लूज करे। उसके बाद भी किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो पुअर लोगों के सपोर्ट में आए या फिर पॉवर्टी को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दे। बांग्लादेश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर उसका 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे सोसाइटी में सारे कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, हर तरह के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब किसी भी सोसाइटी में 100% लोग एकजुट होकर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी सोशल डाइवर्सिटी के लिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बेटर एबिलिटी है सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करने का। जो अगला डेमोक्रेसी का फीचर है वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। अगर सिटीजन्स की फ्रीडम और डिग्निटी की बात करें तो इस चीज में डेमोक्रेसी सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अपने सिटीजन के नीड्स को, अपने सिटीजन के डिग्निटी और फ्रीडम को वैल्यू करता है। लोगों के बीच का जो डिग्निटी और फ्रीडम होता है वही चीज किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है। साथ ही साथ जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है, यानी कि औरतों के प्रति जो सम्मान है, वो सबसे ज्यादा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिलता है। दुनिया की ज्यादातर सोसाइटीज आज तक मेल डोमिनेटेड ही रही हैं, और औरतों के इतने सालों के स्ट्रगल के बाद आजकल वुमेन राइट्स को प्रमोट किया जा रहा है, पर यह सबसे ज्यादा डेमोक्रेसीज में ही देखा जाता है। और डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वुमेन्स राइट को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ डेमोक्रेसीज में कास्ट इनइक्वालिटी भी कम देखने को मिलता है। भले ही इंडिया इस चीज के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा कास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में भेदभाव होता है, ऊंच नीच, जाति, ये सब बहुत ज्यादा होता है हमारी कंट्री में। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस चीज को प्रूव करते हुए हमारी कंट्री में भी कास्ट इनइक्वालिटी को कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट अक्सर ऐसी पॉलिसीज लाते रहती है जो कि लोअर क्लास के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। अब हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। अब देखो, सुधांशु भैया ने तुम्हें डेमोक्रेसी के बारे में भले ही कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बताया हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोई भी सिटीजन अपने डेमोक्रेटिक कंट्री से खुश नहीं रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन अपने कंट्री से और भी ज्यादा रहती है। सिटीजन्स को जितना ज्यादा राइट्स मिलते जाता है वो और भी ज्यादा राइट्स की डिमांड करने लगते हैं। हाँ, इससे एक चीज अच्छा होता है कि कंट्री और ज्यादा डेवलप्ड होते जाता है, बट लोगों की ये मांग डेमोक्रेसी को और बेटर करने के लिए ये कभी खत्म नहीं होता है। तो देखो, यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप सो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना,
वो अलग अलग लेवल पे बांटी जाती है, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल वगैरह वगैरह। वैसे यूजुअली जो कंट्री में पावर होती है वो दो ही लेवल पे बांटी जाती है, एक होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट। हालांकि इंडिया में लोकल लेवल पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखो कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें बस नाम के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बना दिया जाता है, कि जितनी भी पावर होती है ना वो अल्टीमेटली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होता। ऐसे गवर्नमेंट को हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलते। फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर होती है ना वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि इनकी जो गवर्नमेंट होती है ना वो दो या फिर दो से अधिक लेवल पे डिवाइडेड होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। दूसरा फीचर होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उनका एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होता है, मतलब जुडिक्शन अलग अलग होता है। अगर एक एग्जांपल से समझना है तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो आर्मी को कंट्रोल करती है और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो पुलिस को कंट्रोल करती है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो अलग एरिया में है और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो अलग एरिया में। लेकिन अब ये सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल कौन सा एरिया पे कंट्रोल करेगा और स्टेट कौन से एरिया पे कंट्रोल करेगा। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन रहता है कि कौन सा एरिया किसका है। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि स्टेट कौन से जुडिक्शन को कंट्रोल करेगी और सेंट्रल कौन से जुडिक्शन को कंट्रोल करेगी। फोर्थ फीचर है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना वो कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अगर फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि ये वाला फंडामेंटल राइट चेंज कर देते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की अनुमति चाहिए होती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है, चाहे वो कोई लॉ हो चाहे वो कोई जुडिक्शन हो, तो आखिर जीत किसकी होगी? तो इस केस में ना सेंट्रल की जीत होगी ना स्टेट की जीत होगी। इस केस में कोर्ट का यूज आता है। जो कोर्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेगा। फिर हमारा सिक्स्थ फीचर है कि सरकार पैसा कहां से कमाएगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है। फिर हमारा सेवेंथ फीचर है कि जो फेडरलिज्म होता है वो देश के अंदर यूनिटी को प्रमोट करता है और उसका बस यही मकसद होता है कि लोग अपने कल्चर को और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ तक तुम लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। अब हम फेडरलिज्म के टाइप्स को जानेंगे। तो फेडरलिज्म बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं या फिर एक बड़ी कंट्री बनाते हैं, इसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और इसमें सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स दिए जाते हैं और इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाले कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स होंगे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और वहीं दूसरी ओर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक कंट्री डिसाइड करती है खुद को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करेगी और उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें स्टेट और सेंट्रल के पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं, इसमें सेंट्रल को ज्यादा पावर्स दिए जाते हैं, वही स्टेट्स को भी कुछ छोटे मोटे पावर्स दिए जाते हैं। ऐसी कंट्री जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया जाता है उसके एग्जांपल्स होंगे इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो इंडिया में बेसिकली पावर 3 लेवल्स पे डिवाइडेड होती है, पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा लोकल लेवल। और यही फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि पावर्स को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो देखो पावर तो डिवाइड कर दिया गया, पर ये किस चीज से डिसाइड होता है कि कौन से लेवल को कौन से डिपार्टमेंट्स की पावर दी जाएगी। तो बेसिकली इसी को डिसाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उन सारों का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और यूनियन लिस्ट में जो जो भी डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड लॉज को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। वहीं स्टेट लिस्ट में दिए गए डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उससे रिलेटेड सारे लॉज को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट वाले डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों एक साथ मिलकर लॉज को बनाती है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मनी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। वहीं स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इरिगेशन वगैरह, ये सब स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों एक साथ मिलकर लॉ बनाती है उसमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। पर हमें एक बात को हमेशा याद रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाते वक्त जब भी स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सेंट्रल के पास थोड़ा ज्यादा पावर होता है
तो जैसा सेंट्रल ऑर्डर करेगा स्टेट को भी उसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं आता है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है और इनको हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं और इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और इनसे रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस बनाती है। तो इंडिया में फेडरलिज्म का एक और स्पेशल फीचर है कि यहाँ सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स नहीं दिए गए। कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उनके कुछ यूनिक पावर्स भी हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 371 के अंडर इन स्टेट्स में किसी बाहर के स्टेट का आदमी जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन एरिया के लैंड, कल्चर और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई बाहर का आदमी जाके उनके कल्चर में इंटरफेयर ना करे। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तुम लोगों के मन में कभी तो ये सवाल आया होगा कि जब इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे स्टेट्स बने हुए हैं तो यूनियन टेरिटरीज बनाने की क्या जरूरत है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनका लैंग्वेज और कल्चर बहुत ही अलग है और उनका जियोग्राफिकल लोकेशन भी काफी अलग है। इस कारण से उन्हें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उसे यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। देखो, यूनियन टेरिटरीज की अपनी एक गवर्नमेंट तो होती है पर उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती है। उसे मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो किया गया है, पर किसी के मन में अगर ये डाउट आता है कि सेंट्रल और स्टेट का पावर डिवीजन इनएक्यूरेट है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसे डिस्प्यूट कर सकता है और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी लाए जा सकते हैं ताकि फेयर पावर शेयरिंग हो। पर इसे करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के दोनों अपर और लोअर हाउस के 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है और साथ ही साथ 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर का भी अप्रूवल चाहिए हो। और इन चेंजेस के कारण अगर सेंटर और स्टेट में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसी बीच जुडिशियरी इंटरफेयर करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही एक फाइनल डिसीजन होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो 1947 में जब हमारे कंट्री ने इंडिपेंडेंस गेन किया, यानी कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई, तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी थे, पर तब से लेके आज तक जैसे जैसे टाइम पार होता गया कुछ और नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे और इन स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी बोलते हैं। और ऐसा करने का ये रीजन था ताकि एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में यूनाइट होकर रह सकें और उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट ना आए और साथ ही साथ ये उस स्टेट को एडमिनिस्टर करना या कंट्रोल करना भी इजी बनाता है। अब हम जानते हैं अपनी कंट्री के लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी हमारे कंट्री का नेशनल लैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इंडिया में जरूर हिंदी और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाता है, यानी कि इंडिया में किसी भी सरकारी काम में या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हिंदी या इंग्लिश का ज्यादातर यूज किया जाता है, पर इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और सारी लैंग्वेजेस को इक्वल राइट दिया गया है। किसी भी स्टेट में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे अगर कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होता है। अब हम 1965 में हुए एक इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। तो 1965 में क्या हुआ था कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिजेक्ट कर दिया गया था और उस समय इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं यूज किया जाने लगा था। तो तभी नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट्स के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता था और किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हिंदी का यूज किया गया हो तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो इनके प्रोटेस्ट के बाद पार्लियामेंट ने फाइनली डिसीजन लिया और इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्निशन मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर हेल्प करती है। तो जब इंडिया आजाद हुआ तब इंडिया में मोस्टली एक पार्टी का डोमिनेंस था, वो थी कांग्रेस। और जब भी किसी स्टेट में किसी नई पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता था तो कांग्रेस उसे सप्रेस कर देती थी और स्टेट में अपना ही गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करती थी और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करती थी। पर कुछ समय बाद 1990 में कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब भी किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट नहीं होती है तो वो किसी दूसरे पार्टी के साथ जुड़ करके अपनी मेजॉरिटी को कंप्लीट कर सकती है और दोनों पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और ऐसा होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट की भी समस्याओं को समझने लगी और उन्हें भी सपोर्ट करने लगी और इस तरह से इंडिया में सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन अच्छा हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आप बस सेंट्रल और स्टेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया में तो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो चलो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इंडिया में हम लोकल गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जानते हैं। वैसे पंचायत का सीजन 3 भी आ गया है, काफी मस्त है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। देखो, इंडिया के अंदर 1992 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे जिसके कारण बहुत सारे पावर लोकल गवर्नमेंट को भी दे दिए गए थे। तो चलो उन्हीं चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में भी आते हैं। पहला चेंज था कि अब से लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर इलेक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर
कोई इंसान सरपंच बन गया तो वो हमेशा सरपंच बना रहेगा, या फिर अगर कोई एक इंसान मेयर बन गया तो वो हमेशा मेयर बना रहेगा। दूसरा चेंज था कि इंडिया में SC, ST और OBC के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहेंगे। थर्ड चेंज था कि पूरे सीट्स में से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व किए जाएंगे। फोर्थ चेंज था कि ये जो इलेक्शन होता था ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता था, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी था, मतलब ना तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ना ही स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। फिफ्थ चेंज था कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना पैसा और पावर दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता था। अब देखो, गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायत और पंचायती राज दोनों बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। तो देखो, एक छोटा गांव होता है या कभी कभी 2-4 छोटे गांव होते हैं, और सभी गांव मिलकर अपना एक हेड डिसाइड करते हैं, जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं। और सभी गांवों से कुछ वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, एंड वो सारे वार्ड मेंबर्स मिलकर अपना एक हेड डिसाइड करते हैं, जिसे हम सरपंच बोलते हैं। एंड ये जो सरपंच होता है यही ग्राम पंचायत का हेड होता है। तो अब सवाल आता है कि क्या ग्राम पंचायत से ऊपर कुछ नहीं होता? ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत से ऊपर होता है पंचायत समिति। तो ये कैसे बनता है? बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति बनाते हैं। पंचायत समिति को मंडल समिति भी बोला जाता है। लेकिन हाँ, लोकल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर पंचायत समिति भी नहीं आता है, इससे भी ऊपर होता है जिला परिषद। बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर एक जिला परिषद बनाते हैं, और जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद चेयरमैन। देखो, इस तरह से तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है।